नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर खेत को पानी देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में पिछले साल ही एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। क्योंकि जब हमारे आधे से ज्यादा खेत मॉनसून के भरोसे हैं, ऐसे में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई प्राणवायु की तरह अनिवार्य है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष कहा था, with focus on per drop more crop and हर खेत को पानी coverage under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been expanded. More than 12.7 lakh hectares have been brought under micro irrigation in the last 2 years. और इसके अगले ही दिन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा, नाबार्ड में एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थायी निधि में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक निधि 5,000 करोड़ होगी। यानी हर खेत को पानी दिलाने के लिए सरकार काफी शिद्दत के साथ लगी है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर पहले साल कितना और कैसा अमल हुआ, आगे का रास्ता क्या है, इस पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ 3 मंत्रालय से जुड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कृषि मंत्रालय की इसमें महती भूमिका है। इस कार्यक्रम से जुड़े संयुक्त सचिव श्री राकेश भूषण सिन्हा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये काम जल संसाधन विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हो रहा है। वहां के आयुक्त श्री के वोहरा हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वोहरा जी। और कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जुड़ा है। वहां के प्रतिनिधि डीआईजी 1 श्री प्रभात त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीदों की सिंचाई पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एकात्म मानववाद के प्रणेता और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि कृषि विकास की योजना को हमें छोटे और लघु किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। खेती का विकास देश के आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है। केंद्र सरकार ने खेतों तक पानी पहुंचाने और मानसून पर निर्भरता कम करने के मकसद से मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1 जुलाई 2015 को मंजूरी दी। 2016-17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इसमें 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले साल इसके लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से केंद्रीय जल संसाधन, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय को जोड़ा गया है। योजना में पानी के नए स्रोतों को बनाने के साथ पुरानों को कारगर बनाना, पानी बचाने के तरीकों का विस्तार और भंडारण, भूजल विकास और परंपरागत तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य होंगे। इसके अलावा पानी को खेत तक पहुंचाने के नेटवर्क में इजाफा किया जाएगा। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि पानी का नुकसान कम से कम हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जोर इस बात पर है कि सिंचाई निवेश में एक रूपता लाकर खेती की जमीन को बढ़ाया जाए, पानी का नुकसान कम हो और मुकम्मल ढंग से सिंचाई हो। इस योजना का एक खास पहलू ये है कि ये गांव, जिला और राज्य स्तर पर सिंचाई योजना बनाने पर जोर देती है। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है
कि पानी के हिसाब से फसलों को चुना जाए और सिंचाई के आधुनिक तरीके मसलन बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा विधि, रेन गन और पाइवुड जैसे तरीकों को अपनाया जाए। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। आइए उम्मीदों की सिंचाई पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके अनुभव से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है इस योजना को शुरू हुए, लेकिन अब तक का अनुभव कैसा रहा? नहीं, ये योजना जब शुरू की गई थी तो कई सारे प्रश्न थे, लेकिन प्रश्न ये था 3 मंत्रालय यहाँ, उसके साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग चौथा था जो इसको की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी इसमें। साथ में सभी राज्यों को जोड़ना था। जिला सिंचाई योजना की परिकल्पना की गई थी, ये कैसे होगा। जिला सिंचाई योजना में जो सबसे बड़ी बात थी वो एक हर जिले के लिए अलग से पानी का बजट तैयार करना था। क्या पानी है वहाँ, क्या पैदा हो रहा है, आगामी 5-7 सालों में किस तरीक़ा से, 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड डिफरेंट सेक्टर्स के बढ़ेंगे, उसमें किस तरह से क्रॉप को अलाइनमेंट करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो हमारी बड़ी परियोजनाएं थी उनको पूरा कैसे किया जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल में सरकार ने बड़ी गंभीरता से और बहुत जल्दी निर्णयों को लिया है, और उन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि अब ये योजना धीरे धीरे अपनी पूरी गति में अगले वित्तीय वर्ष से आएगी, और जो शासन का केंद्र शासन की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के अनुरूप अपने आप को जमीनी हकीकत में बदलने में कामयाब होगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है। वोरा जी, आप बताएं कि इस योजना के तहत इस बार के बजट में किस तरह का प्रावधान है, और पिछले वर्ष से अगर इस राशि की तुलना की जाए तो कितना अधिक है ये? जहाँ तक हमारे मंत्रालय का प्रोग्राम का सवाल है, इसमें हमारे 2 कंपोनेंट है। एक तो है हर खेत को पानी, और एक है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में हम लोग मेजर और मीडियम बड़े प्रोजेक्टों को फंडिंग करते हैं, और जहाँ तक हर खेत को पानी का सवाल है वहाँ पे हम वाटर बॉडीज़ को, छोटी माइनर इरिगेशन स्कीमों को, और इसके अलावा कमांड एरिया वर्क्स के लिए भी पैसा निर्धारित करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को। तो इन सब स्कीम्स में हमारा 15-16 में जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अप्रूव किया था, उसमें टोटल हमारी 19-20 तक की टोटल राशि करीब 20,000 करोड़ रुपया रखी गई थी। और पहले साल के हमारे जो टारगेट थे करीब 4 लाख हेक्टेयर इरिगेशन एरिया में हमें प्रोवाइड करना था। तो ये टारगेट हमने 15-16 में बहुत छोटे से समय में ही अचीव कर लिए हैं, और कहीं इससे ज़्यादा है। आंकड़े अभी आ रहे हैं तो ये आंकड़े इससे एक्सीड कर रहे हैं। लेकिन उसी साल के अंत में ये सोचा गया कि अगर जो AIBP परियोजनाएं हैं, ये हमारी एक्चुअली 297 परियोजनाएं हमने 96-97 में ली थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में। उसमें से 143 जो परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी पिछले वर्षों तक, लेकिन 149 स्कीम अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, और उनके अभी ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लैग हो रहा था। इसीलिए हमने एक कमेटी गठित की थी मिनिस्ट्री में, ये देखने के लिए कि हम टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत इनको कैसे कंप्लीट करें। तो उस कमेटी ने सारी स्टेटों के साथ कंसल्टेशन की, फील्ड का दौरा किया गया, मॉनिटरिंग की गई। तो उससे ये पता चला कि 99 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको हम आगामी दिसंबर 19 तक कंप्लीट कर सकते हैं। उन 99 परियोजनाओं को हमने दोबारा प्रायोरिटाइज किया, और PMKSY स्कीम में एक बार फिर से हमने थोड़े चेंजेस लाए, जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है। और सरकार ने 2016-17 जुलाई एंड पे एक नई कंपोनेंट जो AIBP का है उसको स्वीकृत किया है। इसमें 77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि दिसंबर 19 तक हम खर्च करके इन 99 जो हमारी परियोजनाएं हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बिल्कुल, इसके बारे में भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सिन्हा साहब, जैसे कि भूमिका के बारे में चर्चा हो ही रही है, तो कृषि मंत्रालय की भी भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किस तरह की जिम्मेदारियां कृषि मंत्रालय के खाते में आती है? आज के परिप्रेक्ष्य में कृषि मंत्रालय की भूमिका जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे सीमित की गई है। हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 2 तरह से राज्यों को मदद कर रहे हैं। एक तो जो ये मॉडर्न इरिगेशन टूल्स हैं जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर, उसको आगे ले जाने के लिए, और दूसरा जो है जो छोटे छोटे वाटर सोर्सेज हैं जो हमारी दूसरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट काम कर रही है, तो पंधारा विकास का, वहाँ पे जहाँ जो गैप फिलिंग है उस गैप फिलिंग के लिए भी कुछ हम राशि अपने
कृषि मंत्रालय से प्रदान कर रहे हैं। जी। तो ताकि सोर्स क्रिएशन हो और सोर्स के बाद उसका एफिशिएंट ऑन फार्म जो है फार्म के ऊपर एफिशिएंट रूप में पानी का उपयोग हो सके। जी, त्यागी जी, यहाँ पर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका के बारे में भी बताएं और बजट के जरिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पंधारा घटक से संबंधित है। इस घटक के तहत 8,214 परियोजनाएं जो 3 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करती हैं वो स्वीकृत की गई हैं, जिन पर अमल जारी है। 2014-15 से लेकर के 2019-20 तक इन योजनाओं के लिए 13,590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो कि केंद्रीय शेयर के रूप में स्टेट्स को दिया जाएगा। ठीक। इन 2015-16 में इसी के तहत 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसके अगेंस्ट 1,509 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। 2016-17 में 1,500 करोड़ रुपए का 1,495 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अगेंस्ट अभी तक 1,130 करोड़ रुपए स्टेट्स को मुहैया करा दिया गया है। जी जी, बिल्कुल। इसके बारे में सिन्हा साहब हमें ये बताएं कि पहले हमने देखा कि कृषि मंत्रालय दरअसल एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा था, लेकिन उसके साथ ही अब बाकी मंत्रालयों को भी जोड़ा गया है और एक तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। क्या वजह रही इस भूमिका के बदलाव की? नहीं, कृषि मंत्रालय अकेला कोई काम कभी भी नहीं कर रहा था। जब से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परिकल्पना की गई थी या जो अप्रूवल हुआ था, उसमें ये पहले दायित्व दिया गया था कि कृषि मंत्रालय इसको लीड करे। लेकिन उसके बाद जब ये पाया गया कि अगर हमें इरिगेटेड एरिया बढ़ाना है तो उसमें जो हमारी पुरानी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं उनको समयबद्ध तरीके में पूरा किया जाना है, और अगर नहीं किया गया तो बहुत बड़ा एरिया इरिगेशन नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। तो इसको देखते हुए फिर शासन ने यह निर्णय लिया कि जो 99 परियोजनाएं हैं उनको पूरा मिशन मोड में किया जाए, और इसलिए जो है सो और वो सारी की सारी परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय के अधीन थी, तो उनको मिशन लीडर के रूप में दे करके बाकी मंत्रालयों को उनके साथ किया गया, ताकि वो जो मेजर इरिगेशन के और मीडियम इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए, जो एक बहुत बड़ा एरिया भूभाग को एश्योर्ड इरिगेशन के अंदर सिंचाई के अंतर्गत लाया जाए। और साथ में हमारी भूमिका जो है, इनकी जब पानी पहुंच जाएगा उसके बाद खेत पर कृषि मंत्रालय की भूमिका शुरू होती है। तो जो शुरू करते हैं उनको नेतृत्व दे दिया गया। जी, वोरा जी, ऐसे में बताया, आपने बताया भी कि कुछ लक्ष्यों को हासिल किया गया है। तीसरे वर्ष में अब ये योजना जो है वो प्रवेश करने जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्यों की तुलना फिर हम कहाँ पाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं? हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं अभी। अगर आप ये देखेंगे, जब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की संकल्पना की गई थी, उस समय हमारे टारगेट 19-20 तक के 28 लाख हेक्टेयर के थे सिर्फ, और उसके अगेंस्ट हमारे 20,000 रुपये की राशि भी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन आज की डेट में जब हम 99 प्रोजेक्ट्स को उसमें जोड़ लिया गया है, तो 76 लाख हेक्टेयर जो यूटिलाइजेशन है पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद, उसकी यूटिलाइजेशन भी है, उसको यूटिलाइज करना है। तो वो हमारे टारगेट अब दिसंबर 19 तक के हैं, जो कि अब 28 लाख हेक्टेयर से कई गुना है। और इसके अलावा हम जो वाटर बॉडीज़ और सरफेस माइनर इरीगेशन की स्कीमें हैं, उनके 5 लाख हेक्टेयर के टारगेट अलग से हैं, वो हम पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे टारगेट अब 70 लाख हेक्टेयर को पानी पहुंचाना, पानी की यूटिलाइजेशन है, वो सब काम करना है। और हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट भी 99 प्रोजेक्ट्स की खूबी ये रहेगी कि उसमें हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट का काम ही कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो कमांड एरिया डेवलपमेंट के काम है वो भी करेंगे। और उस एरिया में हम लोग 10% एरिया ऐसा आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको हम माइक्रो इरिगेशन का बेस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद काम कृषि मंत्रालय उस पर माइक्रो इरिगेशन के बारे में काम करेगा। तो ये सारी परिकल्पना की गई है, और ये जो टारगेट हैं बहुत एम्बिशियस भी हैं। और पहले साल हम ये कहेंगे, क्योंकि जुलाई में ये कार्यक्रम अभी अप्रूव हुआ था, और सितंबर में हम लोग इसको नाबार्ड के साथ कंप्लीट टाई अप किया, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट नाबार्ड के फंडिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए फंड तो अब कोई कंस्ट्रेंट रहा नहीं, और क्योंकि अब फंड कंस्ट्रेंट नहीं रहा, तो स्टेट्स भी जो हैं अब वो अपना समयबद्ध प्रोग्राम बना रही हैं, और हम उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम आगे 3 साल में कर काफी राशि नाबार्ड के जरिए दी जा रही है। सिन्हा साहब, यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से बात हो रही है तो 52% सिंचाई क्षमता और सृजित होनी है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। इसे देखते हुए आप इस गति को किस तरह से आंकते हैं? नहीं, कृषि में अगर देखा जाए 76 लाख हेक्टेयर
एक साथ जो आएगा 7.6 मिलियन हेक्टेयर, तो हमारी जो कैपेसिटी है इरिगेटेड एरिया जो है वो भी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगा, करीब करीब 5% का इजाफा होगा। आज जो हम कहते हैं कि 87 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है और हम 140 मिलियन हेक्टेयर तक जा सकते हैं मैक्सिमम, तो उसमें 7 मिलियन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो साथ साथ हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। वहाँ पे पानी आने से अभी जहाँ एक फसल है वहाँ कम से कम 2 फसल तो होगा। तो इस तरीका से हम देखें तो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा। तो 76 लाख हेक्टेयर तो कम से कम ग्रॉस क्रॉप एरिया और बढ़ ही जाएगा। तो ये कृषि के लिए काफ़ी शुभ रहेगा मेरे हिसाब से। त्यागी जी, आप भी बताएं कि हमें जहां पर जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसकी कमी रहती है, वहां पर भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके मंत्रालय के जरिए, तो किस तरह के लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किए हैं और अभी क्या स्थिति है उसकी? हमारे परियोजना जो है वो वर्षा जल से सिंचित क्षेत्रों में जो लगभग देश के 60% कृषि भूमि जिस पर निर्भर है, उसमें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2019-20 तक जो 70% परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट कर ली जाएं और उनके द्वारा 11.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचन के तहत लाया जाए। पिछले 2.5 सालों में अभी तक 3.5 लाख वर्षा जल संचय की संरचनाएं जो हैं वो 28 स्टेट्स में अभी तक ऑलरेडी बना दी गई हैं, जिसके द्वारा लगभग 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को किसी तरह के प्रोटेक्टिव इरिगेशन के तहत ऑलरेडी लाया जा चुका है। जी बिल्कुल। 2019-20 तक हम अपने इस टारगेट को न केवल पूरा कर पाएंगे बल्कि एक्सीड भी कर पाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फुल फ्लो में है, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी सिन्हा साहब, जब 3 मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए, तो ऐसे में सवाल ये भी मन में उठता है कि किस तरह से समन्वय हो पाता होगा और किस तरह से साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इसके बारे में हमें कुछ बता सकें। नहीं, ये इसका समन्वय का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो ये कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक दे दिया गया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये है कि इसमें राज्यों की भूमिका को काफ़ी बढ़ा दी गई है जी। और उसका जो कॉर्नर स्टोन है, जो जहाँ से ये होना है, वो है डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान। डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के अंतर्गत सारे के सारे जो स्रोत हैं, जो स्रोत निर्मित किए जा सकते हैं, या वो इरिगेटेड एरियाज का हो या अनइरिगेटेड एरिया, रेनफेड एरियाज का हो, सबको एक जगह ले आया गया है। और वो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान जो है वो एक कन्वर्जेंस का स्वयं में एक प्लेटफॉर्म बन गया है। और कोई भी एनुअल एक्शन प्लान उसी के अंदर से आना है, तो वो और सीधा स्टेट के जो में कमेटी है चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो स्टेट लेवल पे उसको अप्रूव कर रही है। तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो अपने आप एक जगह आ गया और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने रोल को देख रहे हैं। और बजट फ्लो यहाँ से हो रहा है, स्टेट प्लान के भी बजट है। और सब इसमें जो एक और डिपार्टमेंट जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपने इस साल बजट भाषण में सुना होगा कि 5 लाख फार्म पॉइंट हर साल वो क्रिएट करेंगे। और मुझे यह अब बताने में खुशी है कि इस बार 5 लाख की जगह उन्होंने जो अपना एक्शन प्लान बनाया है वो करीब 8 लाख फार्म पॉइंट से ज़्यादा है। और 8 लाख फार्म पॉइंट में भी 4.5 लाख करीब 5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गए, जो उनके वेबसाइट पे दिखा रहा है। हम लोगों ने एक कॉमन वेबसाइट बनाया जिसपे सभी चारों विभागों की जानकारी एक साथ आती है। उसको देखने से क्लियर लग रहा है। और उस 5 लाख के अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं फार्म पॉइंट के अलावा भी। तो करीब जो उनका जानकारी वहाँ से प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 17 लाख हेक्टेयर का प्रोटेक्टिव इरिगेशन सिर्फ मनरेगा के कंपोनेंट के थ्रू ही इस साल अचीव हो चुका है। तो अगर हम देखें कि सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर एक कन्वर्जेंस के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सभी वो पब्लिक डोमेन में कोई भी देख सकता है कितना काम हो रहा है, किस तरह का फंड फ्लो है। और इसके अलावा स्टेट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दी गई है। तो इस तरह कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू रह नहीं गया। जी चलिए, तो एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी तरह की जटिलता ही ना आए और समन्वय के साथ सब साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। बहरहाल इसी की तरह वाद संवाद हमारा जारी रहेगा इस विषय पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार
सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। उम्मीदों की सिंचाई, उन उम्मीदों की जो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने से जुड़ी हुई है। इस पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 घटक हैं। पहला है हर खेत को पानी, दूसरा प्रति बूंद अधिक फसल, तीसरा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और चौथा बंधारा विकास। हमारे देश में जल संरक्षण के कई परंपरागत तरीके हैं। हर खेत को पानी इनको बनाने और नवीनीकरण पर बल देता है। इसके अलावा पानी के स्रोत से लेकर उसे खेत तक लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिस इलाके में मौजूदा संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां इसमें सुधार लाया जाएगा। इसके अलावा जहां पानी की बहुतायत है, वहां से उसे लाकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इस घटक में लिफ्ट सिंचाई यानी मोटर की मदद से पानी को उठाकर ले जाने के तरीके को प्रयोग में लाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से यही जोर देते रहे हैं कि खेती में पानी की हर बूंद का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, ताकि हमें हर बूंद से अधिक फसल मिल सके। प्रधानमंत्री के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र को इस कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत उपकरण और अन्य तौर तरीकों में बदलाव किया जाएगा, जिससे पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। इसके तहत भूमिगत पाइप प्रणाली, पाइवेट, रेनगन आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विज्ञान की नई खोजों का इस्तेमाल करते हुए फसलों के चुनाव, नमी बचाने और अन्य दूसरे वैज्ञानिक उपायों को अपनाया जाएगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है। योजना के तीसरे घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बंधारा विकास के तहत पानी का प्रभावी प्रबंधन, रिच क्षेत्र उपचार, जल निकासी उपचार और बंधारा संबंधित अन्य गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब, आपने जिस तरह से बताया भी चर्चा में आगे कि किस तरह से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है, यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे में हमें ये बताएं कि जिला सिंचाई योजना जो चलाई जा रही है, उनमें किस तरह की प्रगति देखने को मिल रही है? नहीं, हम लोगों ने करीब 671 जिलों के लिए दिया था जिला सिंचाई योजना बनाने का के लिए राज्यों को। उसमें से 23 को छोड़ के शेष की जो हमारे पास रिपोर्ट है पूर्ण हो चुकी हैं। और हमारे वेबसाइट पे उसमें से 400 करीब 68 को उन लोगों ने, राज्यों ने अपलोड भी कर दिया। शेष को भी हम जो है अपलोड कराने के लिए कर रहे हैं, ताकि कोई भी कहीं बैठ के अपने जिले में सिंचाई योजना में कहाँ क्या करना है, जो जिले ने तैयार किया है, वो जान सके। जी जी बिल्कुल। वोरा जी, राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं अनियमितता और धन की कमी से कई बार हम पटरी से उतरते हुए भी देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कोई इस तरह की बाधा तो नहीं आ रही? जनरली जब हमारी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो स्टेट को सबसे पहले तो काफ़ी देर से जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो ये था कि उनको पैसे की बीच में जब भी कमी आती थी तो एक विशेष साइकिल बना हुआ था कि पैसे की कमी से काम
रुक जाता था, और जब काम चलता था पैसे नहीं होते तो फिर वो रुक जाता था या चल पड़ता था। तो वो इंटरमिटेंट फेज में जब होता था तो गति पकड़ नहीं पाता था। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो उनकी प्रॉब्लम होती है, कुछ लैंड एक्विजिशन भी साथ साथ वो करते हैं। तो पैसे के अभाव में जब वो मिसमैच हो जाती है सारी कोऑर्डिनेशन, तो प्रगति पे काफ़ी फर्क आता था। तो क्योंकि इसकी अब क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अब पैसे की एक जो मेन चीज़ थी वो दूर कर दी गई है, पैसा अवेलेबल है। और इसमें एक खास बात और की गई है कि नाबार्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्टेट, राज्य, अगर वो भी अपना जो, क्योंकि इसमें दो हिस्से होते हैं, जो भी हम इसको फंड देते हैं स्टेट को अपना कुछ खर्चा करना होता है और कुछ खर्चा कुछ जो है फंड सेंट्रल प्रोवाइड करती है। तो जो स्टेट को इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, क्योंकि 77,000 करोड़ में तकरीबन 31,000 करोड़ तो सेंटर देगा और बाकी जो है स्टेट ने खर्चा करना है, तो उनके पास फंड नहीं होते थे कभी, तो इसलिए वो हमारे से भी नहीं ले पाते थे, उतना प्रोपोर्शनेट खर्चा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो उनका शेयर है 40,000 करोड़ से ऊपर का, वो भी वो नाबार्ड से ले सकते हैं, और नाबार्ड के साथ उनका टाई अप कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो खास की गई है वो है कि ये लोन जो उनको मिलेगा वो 6% पे मिलेगा, जो कि बाजार से बहुत सस्ता है। और बाकी जो उसका खर्चा आएगा वो सरकार खुद वहन करेगी। मतलब कहने का है, जो सब्सिडाइज कर रहे हैं हम इस पैसे को 6% पे दे रहे हैं, जबकि बाजार में अगर हमें 8% मिलता है, तो जो बाकी का धन है वो केंद्र सरकार अपने खर्चे से उनको देगी, ताकि राज्य को प्रोत्साहन मिले कि वो पैसा लेके जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण कर सके। जी जी। त्यागी जी, अभी हमें बताएं, चूंकि राज्य सरकारों की अहम भूमिका है इस पूरे मामले में, किस तरह का रुख राज्यों की तरफ से देखने को मिलता है? राज्यों से पूरा समर्थन मिल रहा है। सारी परियोजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली चल रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, 60% देश के कृषि भूमि जिसको इसमें कवर किया जाना है, और अधिक संसाधनों की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए प्रयास किया गया है कि जितनी भी परियोजनाएं हैं जो उस इलाके में चलती हैं और जिनका किसी तरीके से कृषि से, बंधारा प्रबंधन से संबंध रहता है, उन सब में आपस में एक सामंजस्यता एस्टैब्लिश की जाए, जिससे इस कन्वर्जेंस के द्वारा जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज किए जा सके। जी। वोरा जी, राज्यों की स्थिति के बारे में हमें बताएं, कुछ कौन से राज्य आगे चल रहे हैं, क्या कुछ पिछड़ भी रहे होंगे? क्योंकि ये जो मिशन मोड में अभी शुरू हुआ है प्रोग्राम, वो अभी जुलाई से ही शुरू हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि नाबार्ड के साथ प्रबंधन करना था और वो बहुत सारी चीज़ें टाई अप करनी थी, फंड्स रोल आउट करने थे वहाँ से, तो वो सारा 1-2 महीने हमें उसमें लगे पूरा। हालांकि बहुत तेज़ी से किया काम हमने, तो 2 महीने के अंदर कर लिया था। सितंबर एंड से हमने देना शुरू कर दिया था पैसा। तो थोड़ा सा वो गियर अप होने में उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, उनके इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि मार्च एंड तक एक तो बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत तेजी पकड़ लेंगी ये सारी स्कीमें, और दिसंबर 19 तक जो हमारे टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, कुछ स्टेटों के महाराष्ट्र है जैसे, और गुजरात स्टेट है, इन्होंने भी पहले ही नाबार्ड से अब टाई अप कर लिया है, उनके भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो बहुत सारी और स्टेट्स में हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, लेकिन उनको पैसा रोल आउट होने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये, और महाराष्ट्र की काफ़ी स्कीम्स हैं इसमें, 26 स्कीम्स करीब महाराष्ट्र की है इसमें। तो महाराष्ट्र जब उसको आगे गति पकड़ रहा है तो और महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा और ये सब राज्य, हमें लगता है गुजरात की, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जो भी धरातल पे कुछ प्रॉब्लम्स इनकी हैं, अभी भी कुछ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होंगी, लेकिन वो चलते चलते जैसे साथ चलेंगी तो वो उसको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है सिन्हा साहब, चूंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय है, ऐसे में योजना की प्रगति में ये किस तरह से ये प्रभावित करता है? नहीं, अभी देखिए, हमारी जो PMKSY के अंतर में हमारा जो कंपोनेंट है वो लगातार पिछले सालों में काफ़ी उसमें प्रोग्रेस ठीक होता जा रहा है। जैसे अगर हम आंकड़े देखें माइक्रो इरिगेशन का, तो 13-14 में करीब 4.31 लाख हेक्टेयर लाया गया था, 14-15 में थोड़ा सा घट के 4.25 हो गया, लेकिन 15-16 में ये जब से ये स्कीम अप्रूव हुई उसके बाद एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा आया डिपार्टमेंट में। तो पिछले साल ये 5.72 लाख हेक्टेयर, 5.72 लाख हेक्टेयर कवर हुआ। और जो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इस साल जो है और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस है। हमने 8 लाख हेक्टेयर का टारगेट रखा है। पिछले साल दिसंबर तक हमारा 3.23 लाख हेक्टेयर स्टेट्स ने कवर किया था। इस बार दिसंबर एंड का फिगर हमारा 5.06 लाख हेक्टेयर है। तो 1,70,000 हेक्टेयर दिसंबर तक में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर हम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड ओवरऑल मुझे लगता है 8 लाख हेक्टेयर से हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे।
तो स्टेट्स जहाँ जहाँ करना है वो कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स को भी पिकअप करना है। जो स्टेट्स पिकअप नहीं किए हैं उनके साथ लगातार हम संवाद बनाए हुए हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करती है। तो सिन्हा साहब, इन समितियों के को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, इन समितियों में हमारे यहाँ से और जल संसाधन मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, तीनों मंत्रालयों के अधिकारी नामांकित है। और ये भी है कि अगर कम से कम 2 मंत्रालय के अधिकारी अगर नहीं जाएंगे तो कोरम ही पूरा नहीं होगा। तो हमारी जो केंद्र शासन की जो मंशा है और केंद्र शासन का जो एम है, उसको वहाँ पर किस तरीका से वो प्लान कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम अपनी बात पूरी तरह रख पाते हैं। और कई बार जो चीज़ें नहीं हो पा रही हमारे प्रयासों से, तो उस समय राज्य में वरिष्ठतम अधिकारी के समक्ष लाने पर उसमें निश्चित रूप से गति मिलती है। त्यागी जी, यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि मनरेगा को काफी विस्तार दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरह से मनरेगा के तहत सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का कार्य कर रहा है? मनरेगा के तहत अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको हम लोग अपने प्रोग्राम के साथ कन्वर्जेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मनरेगा के तहत इस साल 5 लाख खेत तालाब खोदे जाने का प्रावधान है, जिससे सीधे सीधे हमारे कार्यक्रम को फायदा होगा। इसके अलावा जो और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के काम होते हैं, मनरेगा के तहत किए जाते हैं, उससे भी हम प्रयास करते हैं कि जो हमारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, उनके तहत की गई गतिविधियों को, उनके तहत प्रिस्क्राइब की गई गतिविधियों को मनरेगा के तहत कवर कर लिया जाए। लेकिन 5 लाख खेत तालाब तो इस साल ऑलरेडी खोदे जा चुके हैं। और वोहरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, माइक्रो इरिगेशन पर भी काफी कार्य किया जा रहा है, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई पर, और नाबार्ड में तो समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष भी स्थापित किया जाना है। लेकिन जो इसके साधन है उसे तो आखिरकार किसानों को ही इस्तेमाल करना है। ऐसे में हमें ये बताएं कि किसानों को इससे जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इस बार जो PMKSY में हमने 99 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ा चेंज ये लाया गया है कि इसके जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने हैं, उसके साथ साथ उसके कमांड एरिया डेवलपमेंट के काम भी हमें पूरे करने हैं। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट के काम करने इसलिए ज़रूरी हैं कि हर खेत को पानी पहुंच सके, क्योंकि अगर वो कमांड एरिया डेवलपमेंट जैसे फील्ड चैनल्स हैं या किसान तक पानी जाने का जो रास्ता है, अगर वहाँ पे पानी ही नहीं उसको मिल पाएगा तो फिर वो प्रोडक्शन, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और उनको तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम लोग वाटर यूजर्स एसोसिएशन पे बहुत जोर दे रहे हैं कि ये जितना भी प्रबंधन जो आगे की प्रणाली है, जो किसानों के खेतों तक पानी जाने की प्रणाली है, वो वाटर यूजर एसोसिएशन उसको टेक ओवर करें बनने के बाद, और वो उसको मेंटेन करें। उसके लिए हमारी कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना में पूरे प्रावधान है। उनको 1 टाइम ग्रांट्स की भी फैसिलिटी है, और उसके बाद उनके लिए मेंटेनेंस के लिए भी है, और स्टेट्स के द्वारा भी उनको कुछ पैसा दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि उसी से जो पैसा उनको मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के पानी से, उसका कुछ राशि राज्य को जाती है, कुछ राशि उन्हीं वाटर यूजर एसोसिएशन को मिलती है। इससे क्या होता है कि जो पानी है जो खेत बिल्कुल आखिर में है उसको भी मिल पाएगा। अगर वाटर यूजर एसोसिएशन उसको मैनेज करेंगी, पानी की जो हमारी वेस्टेज है वो कम होगी, और वो लोग अच्छे से उसको आपस में बांट के यूज़ कर पाएंगे। कम है तो उस तरह से किफ़ायत से यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो वो उस तरह से उसकी इरिगेशन को अपना प्लान करेंगे। तो और इसके अलावा जो ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, इस पे पूरा बल दिया जा रहा है। पूरा हमारी स्कीम का फोकस जो है आज की डेट में इसी चीज़ के ऊपर निर्धारित है कि हम लोग इसको पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट करें, ताकि लोगों की अपनी जिम्मेदारी हो, ये खेत और ये जो पानी का सिस्टम है वो आप खुद ओन करें और उसको मैनेज करें। जब वो ओन करके मैनेज करते हैं और जब वो स्टेट से लेते हैं, दोनों में बहुत फर्क आता है। तो हमने ये देखा गया कि पूरे देश में एक्सपीरियंस है कि जो वाटर यूजर एसोसिएशंस हैं, जब भी जहां भी इन्होंने टेक ओवर किया है, पानी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, और बहुत सारे खेतों के जो पानी की वेस्टेज बहुत कम हुई है। और बिल्कुल एक एक बूंद का इस्तेमाल करना है, यही उद्देश्य है। इसके लिए अगर कोई किसान, वोहरा जी, स्प्रिंकलर विधि अपनाना चाहे या फिर ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहे, तो इसके लिए जो संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए किस तरह की सरकारी मदद इन किसानों को मिलती है? जी, ये बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है कमांड एरिया डेवलपमेंट का, हम लोग 10% ऐसा एरिया जो भी स्टेट और वो जो किसानों के साथ मिलकर चूज करते हैं, वहाँ तक हम लोग एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का पैसा मुहैया कराते हैं। मतलब जो भी पाइप तक खेत तक जाने के लिए जो अगर हमें संरचना देनी है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है जो इक्विपमेंट उसके ऊपर लगना है, स्प्रिंकलर्स लगने हैं, ड्रिप लगना है, तो उसके लिए वो सारी की सारी राशि जो है वो कृषि मंत्रालय प्रदान करता है। अब इसके लिए हमने बहुत अच्छा एक कन्वर्जेंस किया है सारी मिनिस्ट्री के अंदर।
अंदर इस पिछले पूरे साल के एफर्ट्स में एक गाइडलाइंस बन चुकी हैं जो एमजी नरेगा के साथ मिलकर हमने बनाई हैं। उस गाइडलाइंस में हमने जो करीब 1000 से ऊपर हमारे डार्क ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पानी ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है, इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे कमांड एरिया के काम चल रहे हैं पूरे कंट्री में, उन सबको हमने कन्वर्ज किया है एमजी नरेगा के प्रोग्रामों के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उनका पानी से डील करता है और ये गाइडलाइंस इन प्लेस हैं और उन एरिया को प्राथमिकता दे रहे हैं वो भी। तो ऐसे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सिन्हा साहब, आप भी हमें बताएं कि कुछ जगह ऐसी है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहां पर पानी की घोर कमी है, ऐसी जगहों के लिए क्या कोई योजना है? नहीं, ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। जिला से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए वे भी पात्र हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ जितनी बारिश है, जितना पानी उपलब्ध है, उसके अनुरूप फसल लगाए जाएं। जैसे अभी देखिए कि कई सारे स्टेट एरियाज हैं जहाँ की बारिश बहुत कम है, 600-650 मिलीमीटर तक है, लेकिन वहाँ आपका जो है गन्ने की खेती की जा रही है। गन्ना बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, तो इसमें राज्यों के साथ हम ये कर रहे हैं, मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जितना पानी उपलब्ध है उसके अनुरूप खेती की जाए, और नहीं तो कम से कम गन्ने में अधिक से अधिक टपक प्रणाली, मतलब आपका ड्रिप इरिगेशन को पॉपुलराइज कराया जाए। इसमें कुछ राज्य तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। महाराष्ट्र ने तो एक अपना नियम ही बना दिया है, एक रूल बनाया है कि कहीं भी आपको गन्ने की खेती करनी है वहाँ आपको माइक्रो इरिगेशन कंपलसरी होगा। अगर कंपलसरी नहीं होने पर फिर उसमें पेनल एक्शन है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्रॉप अलाइनमेंट करना जरूरी होगा। उसके साथ ही अगर हम माइक्रो इरिगेशन इम्प्लीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाते हैं वहाँ पर, तो अपने आप पानी की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, पानी का यूज का एफिशिएंसी, वो बढ़ जाता है काफ़ी। मिनिमम 30% तक तो इंक्रीज इसमें हो जाता है। और जैसा बोरा साहब ने ये बताया कि हम ये कन्वेंस सिस्टम को बिल्कुल फुल प्रूफ कर रहे हैं। अगर कन्वेंस से लेकर के हम पूरा पेड़ पौधे तक पानी को एफिशिएंट वे में पहुंचाएं, तो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी करीब करीब 85% तक बढ़ती है। तो ये अपने आप में पानी का बहुत बड़ा बचत होगा अगर पूरा हम राइट फ्रॉम सोर्स टू आपका जहाँ पर पानी देना है उस पूरे में अगर हम पानी को बचाते हैं तो पानी की एक बहुत बड़ी बचत होने वाली है। बिल्कुल, और पानी को संचय करने में एक बड़ी भूमिका है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। त्यागी जी, कुछ और हमें इस परियोजना के तहत और क्या कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं और कैसे उससे लाभ किसानों को होता है, इसके बारे में हमें बताएं। इस योजना के तहत हम रिज टू वैली, ऊपर से लेकर पहाड़ के ऊपर से लेकर के नदी के लेवल तक की पूरी लैंडस्केप को ट्रीट करते हैं, जिसके तहत गली प्लगिंग की जाती है, चेक डैम्स बनाए जाते हैं जिससे कि मृदा संरक्षण हो, मिट्टी का कटाव रुके और पानी जो है वो जमीन में उपलब्ध रहे, जिससे सॉइल मॉइस्चर जो है इम्प्रूव हो, जमीन पे घास और वनस्पति का जो मात्रा उपलब्ध है वो बढ़े। और इसके साथ ही खेत तालाब बनाए जाते हैं, अर्दन डैम बनाए जाते हैं, जिससे सरफेस वाटर भी जो है इरिगेशन के लिए लोगों को सूखे के वक्त उपलब्ध रहे। हमारी परियोजनाओं का लाभ में देखा गया है कि न केवल भूजल की आपूर्ति बढ़ती है, पेयजल की भी उपलब्धता रहती है, और जहाँ पे किसान एक ही फसल ले पाते हैं साल में, वो एक से ज्यादा बार फसल ले पाते हैं, क्रॉप कंपोजिशन भी जो है बदल जाती है। तो बहुत सारे लाभ इस तरह के किसानों को हमारे परियोजना के तहत मिलते रहे। जी बिल्कुल, इसी तरह से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी उम्मीदों की सिंचाई पर, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में।
सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। उम्मीदों की सिंचाई उन उम्मीदों की जो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने से जुड़ी है। इस पर वाद संवाद अब अपने अंतिम भाग में पहुंच गया है। इस भाग में हम इस योजना से जुड़ी बाधाओं और उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सिन्हा साहब, आप बताएं, आपने कृषि मंत्रालय की भूमिका के बारे में बताया, कार्यक्षेत्र के बारे में बताया, अब ये बताएं कि किस तरह की बाधाएं हैं जिनका अनुभव आपने किया है। नहीं, सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हम देखें अपने यहाँ की लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटी है। छोटे और सीमांत किसान करीब 84% है। अब कहीं भी माइक्रो इरिगेशन का इम्प्लीमेंट लगना है, अगर उसको क्रय करना है, उसके कॉस्ट आता है। कॉस्ट में एक पार्ट उसको देना है। चूँकि वो पहले से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सिर्फ अपने लिए पैदा कर पाता, मार्केट के लिए पैदा, तो उसके पास कैश क्रंच है। तो वो अपना हिस्सा कहाँ से लाए, जी। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात ये है कि देखिए, जहाँ किसी चीज़ की बहुतायत होती है वहाँ उसकी पूछ नहीं होती है। ये एकदम मानी हुई बात है। तो माइक्रो इरिगेशन का जो हमारा स्कीम है, जिन स्टेट्स में वाटर स्कैर्सिटी है, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इन सब राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा गति पकड़े हुए हैं। जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, जहाँ पानी अभी काफ़ी अवेलेबल है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे ये जो गति पकड़नी चाहिए वो कतिपय कारणों से गति पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पानी का उपलब्धता ज़्यादा है। लोगों को अभी इसका ये पता नहीं चला। लेकिन चेंजिंग पैटर्न ऑफ वेदर के कारण जो एरेटिक मानसून हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा कि जिस समय पानी की आवश्यकता है उस समय पानी नहीं है, और जिस समय पानी चाहिए उस समय उनको पानी कहीं से देना है निकाल करके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीका से उस तरफ के जो किसान हैं उनको भी इस पर सोचने में मजबूर करेगा कि शायद समय आ गया है कि हमें इस ओर बढ़ना चाहिए। जी। तो ये 2 मुख्य समस्याएं मैं देख रहा हूँ। जी। वरद जी, आप बताएं कि योजना की अब तक कई समीक्षाएं हुई होंगी आप लोगों के समक्ष भी, किस तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं? इसमें समस्या तो हम ये देखें कि क्योंकि इसका स्कीम का जो हमारी है 36 लाख हेक्टेयर की हम बात करते हैं तो पूरे कंट्री में, जी। तो ये इटसेल्फ काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड में फैली हुई स्कीम है। तो इसके लिए सारे राज्य सरकारों में बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट उनके उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज फेस होता है वो ये होता है कि जो कमांड एरिया डेवलपमेंट के हमारे काम हैं, जिनसे पानी पहुंचना है अल्टीमेटली खेत को, वो डिपार्टमेंट और हमारे इरिगेशन के डिपार्टमेंट कहीं सारे राज्यों में फ़र्क है। दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो उनकी जो आपस में तालमेल है वो एक थोड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए, कि वो आपस में टाइम बाउंड मैनर में एक के बाद एक कंप्लीट हो, ताकि इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसका फ़ायदा उनको तुरंत मिल जाए। तो थोड़ा सा चैलेंज हमें ये रहता है, और हमने बहुत सारे राज्यों को इसके लिए कहा भी है कि वो इसको देखें। और इसके अलावा चैलेंज रहता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस सब में, और लैंड एक्विजिशन की भी बात होती है, बहुत सारी लैंड इन्वॉल्व है। फिर थोड़ा सा किसी जगह पे कुछ रिहैबिलिटेशन के, हालांकि मेजर अब इशू नहीं रहा क्योंकि ये सारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, थोड़ा बहुत वो इशू भी रहता है। लेकिन जो कैनाल एरिया है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस भी सरकार को फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है, पैसा उनके उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से इरिगेशन को जाना, इरिगेशन से प्रोजेक्ट्स को जाना, प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स को जाना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना, फिर उसके बाद कमांड एरिया भी उसके साथ पैरेलल चले, तो इस सब का सिर्फ तालमेल जो है इटसेल्फ काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और इसमें काफ़ी समय लग जाता होगा फिर इस पूरी प्रक्रिया के तौर पे गुजरते हुए? नहीं, ये एक्चुअली ये स्कीम को समय नहीं लगता है, लेकिन ये चैलेंज इटसेल्फ है। ये चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ साथ, कहीं थोड़ा आगे कहीं थोड़ा पीछे होते हुए वो एक दूसरे को बैलेंस करते जाते हैं, बट वो चैलेंज रहता है कि उसको किस तरह से हम तालमेल बिठा के चले। ठीक है त्यागी जी, किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने आती हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जी। इसके अलग अलग घटक हैं। सिंचाई उसका एक हिस्सा है जी। आजीविका का विकास एक और उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पूरे एरिया हमारा प्रोग्राम जो है वो 3 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर में अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि जितनी भी अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उन सब में आपस में सामंजस्य इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि एक कन्वर्जेंस अवेलेबल हो और जो बेनिफिट्स हैं वो एक प्लान्ड मैनर में लोगों को डिलीवर किए जा सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अलग अलग स्कीम्स को, जिसमें से बहुत सारी राज्य सरकारों की स्कीम्स होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक कन्वर्जेंट फॉर्म में अप्लाई करने का है। जैसे मनरेगा के संसाधन हैं, मनरेगा की प्लानिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के तहत नहीं होती। इन प्लानिंग को जो अलग अलग स्कीम्स की प्लानिंग है उसको इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उसके अलावा जो स्कीम है हमारी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% संसाधन जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू किया जाता है। स्टेट लेवल नोडल एजेंसीज हैं जो राज्य लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उनके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रावधान है ऑर्गेनाइजेशन का, जो वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी में आमतौर पे उनको स्थित किया जाता है। परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी करती है, जिसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। पैसा जो केंद्र सरकार से अवेलेबल किया गया उसमें राज्य सरकार के भाग को मिला करके विलेज वाटरशेड कमेटी को, जो एक्चुअली काम करती है, पहुंचाने में अक्सर विलंब हो जाता है। तो ये विलंब कम से कम हो, ये एक दूसरा चैलेंज है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं कि इसको मिनिमाइज किया जाए। ठीक है सिन्हा साहब, इससे पहले भी बात हुई थी कि अलग अलग तरीके से ये कार्य किया जा रहा है और उसको समन्वय बैठाने के लिए एक व्यवस्था तय की गई है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि इस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है तालमेल ठीक से न हो पाने की वजह से। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? नहीं, अभी जैसे हमारे साथी ने बतलाया, तो अभी हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से इस बारे में बात हुई और संभवतः वो एक इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि जो भी वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी वाटर रिलेटेड वर्क होंगे, उनको जो है आपको डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के साथ जोड़ना होगा। उसके बिना आप वहाँ पे नहीं करेंगे उसके बिना। तो ये जो जहाँ जहाँ कमियाँ धीरे धीरे समझ में आएंगी और जिसको सेंट्रल लेवल से एड्रेस किया जा सकता है उसको हम यहाँ से एड्रेस कराने का सभी, और मिशन डायरेक्टरेट को कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी देखेंगे और करेंगे बार बार रिव्यू करके। और जो यहाँ से नहीं हो सकता और राज्यों में होना है, तो वहाँ राज्यों में तो उस समिति के समक्ष हर साल SLSC के हर 6 महीने पे मीटिंग होनी है। उस मीटिंग वहाँ पर जाके मुद्दे उठाए जा सकते हैं और वहाँ उसका निश्चित रूप से निराकरण होता है और होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। वोरा जी, आप बताएं, जल संसाधन विकास मंत्रालय एक तरह से नेतृत्व कर रहा है, तो किस तरह से इन समस्याओं का निपटारा किया जाए? कानूनी अड़चनों के बारे में भी आपने बताया, ये बड़ी मुश्किल है सामने। देखिए, इस परियोजना को बहुत ही बारीकी से देखा गया है, कमेटी ने बहुत एग्जामिन किया है और बहुत सारी रिकमेंडेशन की गई हैं। कुछ प्रॉब्लम थी कि इस परियोजना को चलते चलते कॉस्ट एस्केलेशन का एक इशू आता था कि उसके पैसे ना होने की वजह से स्टेट को दिक्कत आती थी। तो कुछ हमने 20% कॉस्ट एस्केलेशन एक 1412 की जो हमारी उनकी कॉस्ट में हमने उनको ऐड किया था उसके ऊपर अब प्रोवाइड कर दी है। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अलग से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने उनको पाइप्ड इरिगेशन, मतलब कहने का ये है कि जहाँ भी पॉसिबल हो प्रेशर पाइप का यूटिलाइजेशन किया जाए। और प्रेशर पाइप का यूटिलाइजेशन के फ़ायदे कई हैं। उसमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम हमारी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, ज़मीन के नीचे चलती हैं। छोटी जगह पे फॉर्म्स में वाटर एफिशिएंसी बढ़ती है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट बच चुके हैं उसके अंदर हमने उसको बहुत प्रोत्साहित किया है। उसका नमूना ये है कि अगर आप देखेंगे इस तरह की चीज़ों पे चलते हुए, मध्य प्रदेश की अगर हम एग्जांपल देखें, इनका 2010-11 में 10 के आसपास इनका करीब 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया सिर्फ यूज़ करते थे ये लोग, और 26 मिलियन हेक्टेयर का पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद आज ये लोग करीब 28-29 मिलियन हेक्टेयर यूज़ करते हैं 30-32 में से। तो इसका मतलब है कि करीब 34% से लेके इनकी 88% तक आज पहुंच चुकी है यूटिलाइजेशन। लेकिन इन्होंने प्रेशर पाइप्स का, कमांड एरिया डेवलपमेंट का और जो रिपेयर रेनोवेशन थोड़ा बहुत होना था सिस्टम में, उन चीज़ों पे बहुत सारा ध्यान दिया है। और उन सारी चीज़ों को हमने इस स्कीम के अंदर कॉर्पोरेट करके और उसको हमने शोकेस किया है उनके सामने सारी स्टेटों के, कि जितना हो
सके वो इसको यूज़ करें। और महाराष्ट्र सरकार ने तो इटसेल्फ हमें पहले ही बता दिया है कि उनकी जो कॉस्ट है वो उन्होंने नई तरीके से जो DPR बनाई है पाइप्ड के साथ, तो उनकी कॉस्ट अब कम आ रही है और उनकी प्रॉब्लम भी कम हो रही है। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। एक संक्षेप में आप तीनों मेहमानों से मैं जानना चाहूंगी कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चलाई जा रही है, जो कई पहलुओं पर, कई स्तर पर इस पर कार्य किया जा रहा है, इसमें और क्या किया जाना चाहिए और किसान इसका लाभ किस तरह से उठाए? कुछ सुझाव अगर किसानों को आप देना चाहें तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आप तीनों मेहमानों से। त्यागी जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। इसके लिए जरूरी है कि किसान एक तो अपनी जो क्रॉप्स हैं जी, उनको पानी की उपलब्धता के हिसाब से उगाया करें। साथ ही जो संरचनाएं क्रिएट की जा रही हैं जहां पानी उपलब्ध होता है, उस पानी का उपयोग वो अपनी सिंचाई के लिए और दूसरे कामों के लिए करना प्रारंभ करें। जो हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है, उसके तहत जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करें। कई बार ये देखा गया है कि जब पानी की उपलब्धता हो जाती है तो लोग तुरंत जहां शुष्क इलाके भी हैं वहां भी मूंजी की खेती शुरू कर देते हैं। जो पानी क्योंकि अब उपलब्ध हो गया है तो उसका लग्जरी कंजम्पशन शुरू हो गया। ऐसी जो है वो किसानों को नहीं करना चाहिए। पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसका मोस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है कि किसान वही करेंगे। जी, वोरा जी, आपका सुझाव? जी देखिए, जैसे त्यागी साहब ने बताया कि एक तो क्रॉपिंग पैटर्न का उनको पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड और बहुत सारी चीज़ें सरकार ने लागू की हैं। उन सब का वो लाभ उठाएं और देखें कि कौन सी फसल उनके एरिया में बहुत अच्छी हो सकती है जिससे उनका क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो पाए। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रन कर रहा है, बहुत सारी सब्सिडी अवेलेबल है ड्रिप्स और माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट में, उसको यूटिलाइज करें। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट है, सांचौर एरिया में उन्होंने ये किया है। और माइक्रो इरिगेशन करने से उनका एरिया 1,35,000 हेक्टेयर से उन्होंने 2-2.25 लाख हेक्टेयर तक इरिगेशन क्रिएट कर दी है, जबकि कैपेसिटी कम थी उनकी। और फूड प्रोडक्शन आज वहाँ पे करीब 2.5 गुना, फूड प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 2.5 गुना हो चुकी है जो ओरिजिनल प्लान थी जो आज है। तो इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारी वाटर यूजर्स एसोसिएशन पे क्योंकि हमारा बहुत फोकस है, वाटर यूजर्स एसोसिएशन में किसान होंगे और लोकल एरिया के लोग होंगे, उनकी भूमिका बहुत अहम है। हम उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि इवन जो काम भी प्लान करने हैं खेतों के आसपास पानी फाइनल पहुंचाने में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो अपने सुझाव दें और उन सुझावों पे हम अमल करते हुए अगर उस DPRs को उस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वाटर यूजर एसोसिएशन बनाने में किसान हमारी सहायता करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और फिर सिस्टम को टेक ओवर करके ओनरशिप लें, तो इससे उनको भरपूर फायदा होगा। जी जी जी। सिन्हा साहब, आखिरी में आपसे सुझाव तो मैं लेना चाहूँगी, साथ ही ये भी हमें ज़रूर बताएं क्या कुछ आकलन आपका है कि जो सारी भूमि है वो सिंचित हो जाए, इसके लिए कितना वक्त और लगेगा? नहीं, अभी देखिए हमारा जो सिंचित होने की बात है तो जैसा 140 मिलियन हेक्टेयर है वो पूरा का पूरा तो सिंचित, जो यहाँ एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार 140 मिलियन हेक्टेयर कभी भी 100% एश्योर्ड इरिगेशन में नहीं आ सकता है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। बट उसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी 89 मिलियन हेक्टेयर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का कहना है कि उनके द्वारा पोटेंशियल क्रिएट कर दिया गया है, और ये ग्रॉस जो हमारा भी 180 मिलियन हेक्टेयर है उसमें 140 मिलियन हेक्टेयर तक इरिगेटेड हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जहाँ किसान भाई हमारे हैं वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हो, कैसे फ़ायदा उठाएं। तो पहला चीज़ तो है, जब जिलों की सिंचाई योजना बन गई है, लेकिन वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सके, जिसमें कोई नया चीज़ नहीं आ सके। अगर उनको ये लगता है, वो अपने प्रखंड स्तर पर कृषि अधिकारी से मिले, उनको लगता है कि उनके यहाँ कोई चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसको अभी से भी जिला सिंचाई योजना में जुड़वा दे। पहली बात ये है। दूसरा, जो रिसोर्स, जो वाटर सोर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद अगर माइक्रो इरिगेशन का बेनिफिट लेना है तो आजकल मैक्सिमम स्टेट, अधिकांश राज्यों में जो है ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है। वो उसकी जानकारी प्राप्त करके और उस पर अप्लाई करें माइक्रो इरिगेशन इम्प्लीमेंट के लिए। बैंक्स भी इसके लिए अब लोन दे रहे हैं, और इस बार जो बजट में हुआ है कि 5,000 करोड़ की एक निधि नाबार्ड में क्रिएट की गई है,
उससे राज्यों को जो है सब्सिडाइज रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि राज्य और ज्यादा लोगों को दे सकेंगे। जी बिल्कुल। तो बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं और इस अति महत्वाकांक्षी योजना की सफलता से हमारे किसानों का भाग्योदय होगा। उनकी आय 2022 तक दुगनी करने का सपना सच बनेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऐलान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना रहा है कि इससे मॉनसून के मोहताज करीब 52% खेतों की प्यास बुझे। हमारा विश्वास है कि ये सपना आने वाले समय में तेजी से पूरा होगा और सभी खेतों में हरियाली और सभी किसानों के घर में खुशहाली आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के वाद संवाद उम्मीदों की सिंचाई में बस इतना ही। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह नए विषय और नए तेवर के साथ करने वाद संवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।